हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और ये है हमारा क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शंस। तो हम आज वेव फंक्शन डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। जिस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक है उसी तरीके से ये अनडिटर्मिनिस्टिक है। क्लासिकल फिजिक्स में हम फ्यूचर बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते। क्वांटम फिजिक्स में हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में अगर आपको न्यूटन्स की इक्वेशन है F=m में, इसकी अगर आपको किसी भी सिस्टम को लेकर अगर इसकी आपको पूरी जानकारी है तो आप उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो। आप उसकी एक्सेलरेशन भी बता सकते हो, आप उसका मोमेंटम भी बता सकते हो, सब कुछ उसके रिगार्डिंग जितनी भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसी तरीके से क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में हम यूज करते हैं वेव फंक्शंस का। वेव फंक्शंस अब देखो, वेव फंक्शंस जब फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सभी के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको तो हम किन्हीं और तरीकों से भी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। और भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं जिनके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं या फिर हम कहें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, तो वो ना ही तो वेव है ना ही पार्टिकल है। तो उनकी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए हम वेव फंक्शंस का यूज करते हैं। वेव फंक्शंस का हम क्यों यूज करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मैंने एग्जांपल लिया है, इसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड है, तो मेरा पार्टिकल अब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ द पार्टिकल, स्टेट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की स्टेट बताने का मतलब क्या है, जितने भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है वो सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे उस पार्टिकल की जिसके साथ वेव एसोसिएटेड है, एक्सेप्ट वन थिंग, क्या, एक्सेप्ट द स्पिन ऑफ द पार्टिकल। एक स्पिन को छोड़कर बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वेव फंक्शन बताता है किसी पार्टिकल के बारे में। तो मतलब वो स्टेट ऑफ द पार्टिकल पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो जाती है किससे, वेव फंक्शन से। स्टेट क्या होती है, स्टेट मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली पूछूं कि आप स्टेट बताओ तो कोई कहेगा क्या, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। मैं कहूँ मोशन के रिस्पेक्ट में या फिर मोशन का एस्पेक्ट लेकर, रेफरेंस लेकर आप बताओ, तो आप कहोगे स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है। अगर मैं कहूँ सॉलिड को आप एज रेफरेंस लो तो आप कहोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट, अमोर्फस सॉलिड स्टेट या फिर सूडो सॉलिड स्टेट्स, इस तरीके से आप बताओगे। तो इसी तरीके से स्टेट इसमें भी है, हर एक पॉसिबल स्टेट्स एवरी एस्पेक्ट में, किसकी, एवरी एस्पेक्ट में ये बताता है, स्टेट बताता है एवरी एस्पेक्ट में। जो वेव फंक्शन है वो पार्टिकल की स्टेट बताता है एट एवरी एस्पेक्ट। किसी भी आप इसका पार्टिकल का मोशन, मोशन के रिस्पेक्ट में मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसकी पोजीशन, आप जो कुछ भी फाइंड आउट करना चाहते हो आप वो इस वेव फंक्शन की हेल्प से बता सकते हो। सिर्फ एक बात को छोड़कर कि स्पिन, स्पिन के बारे में जो वेव फंक्शन है हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब देखते हैं कि ये वेव फंक्शन आया कहाँ से। तो वेव फंक्शन आया हमारा जब हम स्क्रोडिंजर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन होता है वेव फंक्शन। अब स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना जानें कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो है वेव फंक्शन। 3 डायमेंशनल में हम इसको साई आर टी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक्चुअल में वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपको जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। और एक वैसे भी वेव फंक्शन की हेल्प से हम स्टेट ऑफ द पार्टिकल बता सकते हैं, मतलब सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं सिर्फ स्पिन को छोड़कर। तो उससे भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो वेव फंक्शंस जो हैं वो रियलिस्टिक भी होते हैं और अनरियलिस्टिक भी होते हैं। तो रियलिस्टिक वेव फंक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियलिस्टिक वेव फंक्शंस। जो
वेव फंक्शन होगा उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, जो साई है वेव फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा एट एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। सेकंड, जो वेव फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल। थर्ड वन, वेव फंक्शन जो है वो फाइनाइट होगा एवरीवेयर, फाइनाइट एट एवरीवेयर। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज कोई वेव फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो वेव फंक्शन है वो रियलिस्टिक है। अब कॉन्टिन्यूअस का आपको पता होगा, फाइनाइट कैसे होता है ये भी आपको पता होगा, एक स्क्वायर इंटीग्रेबल आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो ये हम जैसे आगे प्रोसीड करेंगे आपको वहां पे बताया जाएगा कि स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या होता है। ये था हमारा वेव फंक्शन। अब इसी में आगे आता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं, फिर भी और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी कैसे है, तो उसके लिए हम देखते हैं बोर्न इंटरप्रिटेशन। आगे अपना बोर्न इंटरप्रिटेशन। बोर्न इंटरप्रिटेशन क्या था वो देखते हैं। बोर्न इंटरप्रिटेशन, बोर्न इंटरप्रिटेशन, बोर्न ने क्या कहा कि हमें स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने पे वेव फंक्शन तो मिल गया साई, लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जब हम इस साई को इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, जब हम इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा साई फंक्शन है इसके में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। अब z मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, z स्टार से डिनोट करेंगे a माइनस आयोटा b। मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो आयोटा का सिंबल है वो हम चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, जो जहां जहां आयोटा होगा उसका हम सिंबल चेंज कर देंगे। तो अब इन्होंने कहा कि ये जो टर्म है साई इंटू साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये प्रोबेबिलिटी बताएगी पार्टिकल की कि वो कहाँ पे है, किसी पोजीशन पे उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बताती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी पोजीशन पे पार्टिकल के होने की। तो ये बेसिकली क्या है, ये जब हम इसको वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने कहा कि पार्टिकल जो है, मान लो सिंगल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा पार्टिकल ए टू बी के बीच में है, ए टू बी के बीच में, इससे बाहर पार्टिकल नहीं है, मैंने कह ही दिया, ऐसे बोल दिया कि ए के बीच में ही है पार्टिकल। तो ए के बीच में टोटल की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि ए टू बी के बीच में पार्टिकल के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो अब यहाँ पे तो हमें पता ही है कि ए और बी के बीच में पार्टिकल है। तो अगर हमें पता ही है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वहां पे 100% चांसेस होंगे उसमें ए और बी के बीच में होने की। तो जिस केस में, और अगर मैं ए और बी ना कहूँ, कि मैं कहूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब हम लिमिट ले लेते हैं, तो पार्टिकल जो है वो हमारा, अगर हमने कोई बाउंड्री नहीं दी तो पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा ही, और कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा मतलब पार्टिकल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। और वैसे भी अगर आपको पता भी होगा मैथमेटिक्स की टर्म्स में भी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है उनका सम क्या होता है, 1 होता है। अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे फाइंड होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, इस पॉइंट पे फाइंड होने की कुछ और प्रोबेबिलिटी है, इस पे फाइंड होने की कुछ और प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से जब इन सारी का सम करेंगे हम ए से बी तक का, तो वो क्या आ जाएगा 1।
और अगर हम वैसे देखें फिजिकली तो हमें पता है कि और ए और बी के बीच में पार्टिकल है तो हमें पता ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो जब हम इसका साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट dx जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं a to b, अब हमने कह दिया कि और b के बीच में पार्टिकल है और इसका इंटीग्रेशन कर दिया a to b, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1। और अगर ऐसा कोई केस बन रहा है कि ये टर्म 1 के इक्वल आ रही है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। साई अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। कई केसेस में ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 नहीं आएगी। जब ये इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं आएगी तो हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट। देखिए वो हम कैसे करेंगे, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे। अब मान लो, और एक और बात है, ये जो हमारा साई और साई स्टार हम लिख रहे हैं ये किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ साई का स्क्वायर। तो आगे से हम ये टर्म यूज करेंगे, ना कि ये इसके इक्वल होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज में आता है, ये आपको 11th या 12th क्लास में आपने किया भी होगा। तो जब हमारा वेव फंक्शन मतलब कि नॉर्मलाइज्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू इक्वल टू 1 हमारी नहीं आ रही है। 1 नहीं आ रही है, हम कोई मान लेते हैं कि आर्बिट्ररी कोई वैल्यू आ रही है a। तो अब हम इस वेव फंक्शन को साई को नॉर्मलाइज किस तरीके से करेंगे, नॉर्मलाइज कब होगा, जब ये इक्वल टू a आ जाए। अगर हम बोथ साइड 1/a कर दें तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में 1 बन जाएगी हमारे पास। इसका मतलब अब ये फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन जब ये साई अंदर जाएगा, ये 1/a, तो यहाँ पे साई स्क्वायर है, तो यहाँ से जो हमारा साई 1 जो अलग से वेव फंक्शन आएगा वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√a इंटू साई। ये हमारा दूसरा अनदर वेव फंक्शन बन जाएगा। और उसको हम अब ये साई लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, ये 1/a भी हम यहाँ से हटा दें तो हम क्या लिखेंगे, साई 1। और हम कहेंगे ये जो साई आया था जिस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सोल्व करने पे, अब उसका सॉल्यूशन को हमने रिप्लेस कर दिया साई 1 से। अब इसका, और ये हमारा क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अब क्या ये साई तो हमारा उस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सोल्व करने पे आया था, मतलब ये तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या साई 1 भी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर है यस। आप चाहे ट्राई करके भी देख लेना। ये जब आप स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में साई की जगह जब आप कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखते हो साई को, तब भी वो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये हमारा एक वेव फंक्शन है, वैलिड वेव फंक्शन है, और हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं इस फंक्शन को। और फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे साई 1 से। हम इसको बार बार साई नहीं लिखेंगे, साई 1 से रिप्लेस कर देंगे और इसी का हम आगे यूज करेंगे। मतलब अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब वेव फंक्शन तो क्या है, टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है, इवोल्यूशन होती रहती है। वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। तो क्या एक बार हमने नॉर्मलाइज कर दिया, थोड़े टाइम बाद वेव फंक्शन में तो इवोल्यूशन आ जाएगी। तो क्या हमें वेव फंक्शन बार बार नॉर्मलाइज करना पड़ेगा क्या, या फिर एक बार नॉर्मलाइज करने से ही काम चल जाएगा। तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन की हमारी कंडीशन ही क्या थी। ये अगर ये टर्म जो है हर एक टाइम के लिए इक्वल टू 1 ही रहे, तब तो हमें बार बार इसे नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है ये कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वेव फंक्शन में इवोल्यूशन होती है, तो ये कुछ टाइम के बाद क्या पता ये 1 के इक्वल ना हो, तो हमें इसमें बार बार नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये टर्म टाइम के साथ चेंज होगी। अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात। अगर हमारे पास a to b है और इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारे पास 0 आ जाता है
तो ये टर्म हमारे 0 के इक्वल आती है। जब हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन करेंगे तब आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने वेव फंक्शन को एक बार नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब कर दिया, हमें उसे बार बार नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप टाइम को कितना भी चेंज करें। अब हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यूड। एंड सेकंड कॉन्टिन्यूअस होता है साई भी, और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर डेरिवेटिव लॉस आएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फाइनाइट एट एवरीवेयर, ये होते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज। एक आपको बताया था स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है कि साई, एक टर्म और बताई थी बीच में मैंने साई की, सॉरी स्क्वायर इंटीग्रेबल किसकी प्रॉपर्टीज में बताया था? वेव फंक्शन, रियलिस्टिक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज में। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है वो देख लो फटाफट से, कि हमने लिया है साई और साई स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो हम कहेंगे जो साई जो है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है। इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। अब एक बार हम एक छोटा सा पॉइंट रहता है वो और देख लेते हैं जल्दी से। आई एम सॉरी गाइस, ओवरहीट की वजह से मेरा कैमरा बार बार बंद हो जाता है, तो इसलिए आपको वीडियो में बहुत सारे कट्स देखने को मिलेंगे, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये ओवरहीट, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है अभी मेरे पास, गर्मी भी बहुत है। तो एक बार एक टॉपिक और हमारा रहता है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं जब तक, उससे पहले कि हमारा कैमरा बंद हो जाए। तो पहले हमारा टॉपिक क्या रहता है? कोलैप्स, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाती है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम जल्दी से देख लेते हैं। अब मान लो मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में मैंने 3-4 बॉक्स और बना दिए, मान लो मैंने 5 बॉक्स बना दिए। अब इसमें मैंने कोई पार्टिकल डाला, कोई भी एक बॉल मान लो, बॉल को पार्टिकल मान लो, अब बॉल मैंने इसमें डाली और आपको पता नहीं है, आपने इसके अंदर देखा नहीं है और आपको दिखाया नहीं है, और आपसे मैं पूछूं कि किसी भी बॉक्स में इसके होने की, ये बॉल के होने की या पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये मान लो मैंने नंबरिंग दे दी, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो आप क्या कहोगे? आप देखोगे मैंने किस तरीके से उसमें फेंका, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी अजम्पशन करोगे, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे किस तरीके से, कि मान लो फर्स्ट में होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक है, सेकंड के लिए यहाँ तक, थर्ड के लिए यहाँ तक, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है आप इतनी हाई बताओगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सेकंड में आप थोड़ी सी कम बता दो कि ये कम चांस है अभी सेकंड में जाने के, तो थर्ड में जाने के और कम, फोर्थ में जाने के क्या पता बहुत ज़्यादा चांसेस हो, फिफ्थ में जाने के बहुत ही कम चांसेस हो। इस तरीके से आप अंदाजा लगाओगे, आप प्रोबेबिलिटीज बताओगे कि किस बॉक्स में हो सकता है वो पार्टिकल, उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। लेकिन अब जब मैं बॉक्स ओपन कर दूं और आपको दिखा दूं कि पार्टिकल जो है ये फोर्थ वाले बॉक्स में है, तब आपका एकदम से क्या होगा? वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा और आप क्या कहोगे कि फोर्थ में इस तरीके से आपका वेव फंक्शन आएगा और ये आप नहीं शो करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि पार्टिकल जो है वो फोर्थ बॉक्स में ही है। आप 100% आप श्योर हो कि फोर्थ बॉक्स में ही है, तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आप यहीं पे बताओगे फोर्थ में होने की। आप इनके बारे में क्यों डिस्कस करोगे? आप इनकी प्रोबेबिलिटी क्यों बताओगे जब आपको पता ही है कि फोर्थ में है? अब जब सेकंड में इसको दोबारा से बंद कर दूं और आपको ना दिखाऊं, और अभी जस्ट आपके बाहर इस बॉक्स से बाहर निकलते ही आपसे पूछूं कि अब बताओ कि कौन से बॉक्स में पार्टिकल होगा, कौन से बॉक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब भी आप इस तरीके से इसका ग्राफ नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि अभी अभी आप देख कर आए हो कि पार्टिकल जो है वो फोर्थ बॉक्स में है, तो अब भी आप यही कहोगे कि ये इस टाइप की इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, फोर्थ बॉक्स में होने की इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन कुछ और था और बाद में ये कोलैप्स हो गया, कुछ और बन गया। तो यही ऐसे होता है कोलैप्सिंग ऑफ वेव फंक्शन। तो यही था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच।